मेवाड़ राजवंश की छाप उदयपुर के कोने कोने में दिखाई देती है। अपने लंबे शासनकाल में मेवाड़ राजवंश के महाराणाओं ने राज ही नहीं किया बल्कि कलात्मक संरचनाओं का निर्माण भी कराया। इसी दौरान महाराणा संग्राम सिंह ने राजकुमारियों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आमोद प्रमोद के लिए सहेलियों की बाड़ी को उनके अनुकूल तैयार कराया। इसकी हर बूंद में छलकता है महिला सशक्तिकरण, प्रतिष्ठा, गौरव और प्रेम की 300 वर्षों की सुनहरी यादें। वर्तमान में मेवाड़ की ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों का प्रिय और आकर्षक स्थल बन गया है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। शहरी गरीबों के सपनों को पंख देने के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत की। और देखिए आज एक कैसा सकारात्मक बदलाव आया है। पहले ऐसी रोजी मजदूरी काम करत रहे मैं। हाँ, उसके बाद जब ट्रेनिंग के बारे में पता चली से तो मैं ट्रेनिंग करे हूँ। ट्रेनिंग करे के बाद यहाँ लोन ले हूँ, 25,000 के लोन ले हूँ। लोन ले के बाद अपन मशीन खरीदे हूँ। मशीन खरीदे के बाद अपन काम चालू कर दे मैं। आज DNULM ने 44 लाख से अधिक शहरी गरीबों को SHGs में आयोजित किया है। 20 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई। 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दे उनका प्रमाणीकरण किया। 12 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं की पहचान की। 1 लाख से अधिक बेघरों को आश्रय दिया। आज देश भर में लाखों सपने साकार हो रहे हैं। लाखों कदम खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। इन कदमों को गति दे रहे हैं उनकी मेहनत, उनका विश्वास और DNULM का साथ। घर में चूल्हा न जले तो सबसे ज्यादा एक महिला का मन कचोटता है। उसके हाथ में घर की बागडोर है, लेकिन खाने को 2 वक्त का अनाज नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करे? इस बेबसी के साथ कब तक हाथ पर हाथ रखकर वो बैठी रहे? बस एक सुबह गांव की महिलाएं इस समस्या के साथ एकजुट हुईं। बातों बातों में उन्हें एक आइडिया मिला। गांव के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मिलकर एक मुहिम शुरू की, अनाज इकट्ठा करने की मुहिम, जिससे जरूरतमंद परिवारों की मदद की जा सके। इन महिलाओं द्वारा अनाज बैंक का सफलतापूर्वक संचालन देश के दूसरे गांवों और कस्बों के लिए एक सीख है। गांव की महिलाओं का यह समूह उन लोगों के लिए वरदान है जो अनाज खरीद नहीं सकते। ये सहायता समूह विधवाओं, भूमिहीन परिवारों, आर्थिक या शारीरिक तौर पर अक्षम लोगों के बीच में अनाज बांटता है। लेकिन ऐसे लोगों और घरों का पता लगाना भी अपने आप में एक चुनौती थी, ताकि अनाज सही हाथों में जाए और उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो। महिलाओं के समूह ने इन बातों का ध्यान रखा और नतीजा हम सबके सामने है। समूह से हमारा हाउ मदद मिली। सब जनी अति सब हमारी मदद दे। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है। स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। ये वादा कर लिया हमने।
गांव में गली गली में फैल रहा स्वच्छता का उजियारा है। शौचालयों ने सोच है बदली, अब सारा आकाश हमारा है। अब सारा आकाश हमारा है। अब सारा आकाश हमारा है। सपना नहीं सच्चाई है, बिजली हमारे घर आई है। अंधेरे में भी जगमग रात है, अंधेरे में भी जगमग रात है। सुगंधित और औषधीय गुणों से भरपूर मेंथॉल मिंट के उत्पादन और इसके निर्यात में भारत का स्थान सबसे सर्वोच्च पायदान पर है। इस गौरवपूर्ण यात्रा की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई, जब वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने मेंथॉल मिंट पर शोध कार्य आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत मेंथॉल मिंट का नंबर 1 उत्पादक और निर्यातक देश बन गया है। वर्तमान समय में भारत के अलग अलग राज्यों में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेंथॉल मिंट की खेती की जा रही है और इसकी खेती से प्रतिवर्ष लगभग 35,000 टन मेंथॉल ऑयल का उत्पादन किया जा रहा है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 80% है। CSIR सीमैप लखनऊ के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा मेंथॉल मिंट की उन्नत प्रजातियों के विकास और उन्नत खेती की विधियों की बदौलत भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन चुका है। मेंथॉल मिंट की उन्नत प्रजातियों की खेती आज देश के लाखों किसान परिवारों के लिए अधिक आय अर्जित करने का शानदार जरिया बन चुकी है, जो कृषि उत्थान और राष्ट्र निर्माण की दिशा में CSIR सीमैप की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। टिहरी जिले के केंद्र में स्थित चंबा अपने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है, पर हाल के वर्षों में इन आकर्षक नज़ारों के साथ साथ चंबा की एक और छवि उभरने लगी थी। जुलाई 2013 में उत्तराखंड सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के सहयोग से राज्य के 11 जिलों में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना लागू की। चंबा की वादियों से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जौनपुर के गांव आबली के निवासी गुरु प्रसाद गौड़ के जीवन में एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना एक वरदान बनकर आई। ये मशरूम मैंने देखी हुई भी नहीं थी। फिर मन में ये था कि चलो लोगों की नौकरी करने से अच्छा अपना काम हो जाए कुछ। तो बगल में लाला जी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि आप लोग चाहे तो उगा सकते इसको। यहाँ से शुरुआत हुई, 4-5 बार साल में तो उगा ही लेते इसको। आज मशरूम उत्पादन और मशरूम अचार के साथ साथ गौड़ जी ने नींबू और आंवले के अचार को भी बनाना शुरू किया है और 2 ही वर्षों में सालाना आय को 1.5 लाख के पार पहुंचाकर अपने गांव में इस परियोजना की सफलता का बेहतर उदाहरण पेश किया है। ये खुशी के गीत इन किसान ग्रामीण महिलाओं की बदली जीवन शैली के परिचायक हैं। अरहर के जो पौधे पहले इन महिला किसानों की कमर और कंधे तक बढ़ने से पहले ही दम तोड़ देते थे, अब वैज्ञानिक पद्धति से इनके खेतों में अरहर के ये पौधे इनकी खुद की लंबाई से 1.5 गुना अधिक बढ़ रहे हैं। अब ये पौधे नहीं बल्कि फलदार पेड़ों की डालियों जैसे फैलते हैं और अरहर के एक पेड़ से लगभग 1 किलो से 1.5 किलो तक दाल निकलती है। पहले अरहर का उत्पादन कम होती थी और अभी उपचार करके हम लोग विधि के अनुसार लगा रहे हैं, तभी 3 गुना उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ये सखी मंडल की सफल किसान महिलाएं हैं जिन्होंने अरहर की खेती के लिए खेत की तैयारी कर ली है और बीज का उपचार भी कर लिया है। ये देखिए, इन्होंने मेड़ पर 1-1 मीटर की दूरी पर गड्ढा बनाया है। हर गड्ढे की मिट्टी में
200 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिली हुई गोबर की खाद और घनजीव मृत का एक एक गोईठा डाला है। इसके बाद सभी गड्ढों में अरहर के 2-2 उपचारित बीज डाले जाते हैं। अरहर भी दूसरी फसलों की तरह कीटाणुओं और बीमारियों के श्राप से वंचित नहीं है। अरहर के पौधों में सितंबर और अक्टूबर महीने में, यानी जब उसमें फूल लगने लगते हैं, तब उकठा यानी पौधा सूखने की बीमारी हो जाती है। अरहर की फसल को और सुरक्षित करने के लिए हमें समय समय पर जीवामृत का प्रयोग करते रहना चाहिए। झारखंड में महिला किसानों की मेहनत रंग लाने लगी है। गांवों में जहां पहले महिलाएं परंपरागत तौर तरीकों से घर में दाल निकालती थी, अब उसकी जगह मशीनों ने ले ली है, क्योंकि अरहर की पैदावार पहले से 3 गुना अधिक जो होने लगी है। समूह बनाकर काम करने के फायदों को इन महिलाओं से अच्छा भला कौन समझ सकता है। गांवों के दूसरे किसानों से ये अरहर खरीदती हैं और उससे दाल बनाकर पैकिंग करके बेचती हैं। ये इनके हाथ का हुनर और स्वयं का स्वरोजगार है कि आज देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले सरस मेलों में इनके दाल की एक अलग पहचान बन गई है। इनके घरों में अब खुशहाली ने वास करना शुरू कर दिया है। In the era of rapid technological advancements in healthcare, there has been a marked increase in the use of medical X-rays. Fluoroscopy is one such technique in which X-ray radiation is used to obtain medical imaging during surgical, orthopedic, and interventional radiology procedures. Though patients undergoing such procedures do receive some amount of radiation dose, the benefits far outweigh the probable health risks. So, how do we ensure that they are working safely while using radiation? Hi, I am Dr. Satark, and I am here to help you understand the ways to protect yourselves by following simple principles of radiation protection. Atomic Energy Regulatory Board, that is AERB, is a Government of India organization that enforces regulations to ensure radiation safety in the country. It has laid down requirements that are provided in its safety code for medical X-rays. AERB has also prescribed radiation dose limits for occupationally exposed professionals like us. We should adhere to these dose limits set by AERB and try to achieve as low as reasonably achievable radiation exposure. A TLD badge is a radiation dose measuring device that enables us to know whether we are working within the dose limits. Make sure you always wear your own TLD badge at chest level. Above the badge, you must wear a lead apron. It attenuates X-ray and reduces radiation dose during X-rays imaging. For added safety, use thyroid shields and protective goggles.